हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट और ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा के सिलेबस को लेकर के आए हैं। दोस्तों, फर्स्ट पेपर आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये पूरा मैंने पढ़ा करके खत्म कर दिया है। सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से आप देख सकते हो। ऑलरेडी आपको पता है कि सिलेबस और डेमो क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, लेकिन अब यहाँ पर भी जो आपका सेकंड पेपर है इसमें पूरा का पूरा सिलेबस भी मैं बताऊंगी और एक डेमो क्लास भी इसके बाद आएगा। उसके बाद बाकी चीजें आपको हमारे ऐप से पढ़नी होगी। ऐप के बारे में भी मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले सेकेंड पेपर की, समावेशी शिक्षा होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं, सारे के सारे जो सीरीज के प्रश्न मैंने करवाए हैं, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, राजन सीरीज के, पवन सीरीज के, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाती हूँ। अगर अच्छे से आप वो कर लेते हो और कम से कम 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मैं करवाती हूँ, अगर इतना आप कर लेते हो तो आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। ऑलरेडी मास्टर क्लास तो मैं लेकर के आती ही हूँ, हर सब्जेक्ट का आपको पता ही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे अपनी, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारे विषयों के नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑलरेडी जो भी बच्चे कोर्स लेते हैं उनको सारे विषयों के नोट्स भी हम देते हैं, और राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों ही सीरीज की 8 विषयों की पूरी पीडीएफ हम आपको दे देते हैं हर विषय की। तो उसको भी बाजार से आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है उन सीरीज को। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं हमारे ऐप में फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकेंड पेपर की, आपके थर्ड सेमेस्टर के जो सेकेंड पेपर है इसका पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि जब आप ये जान लेते हो कि आपको पढ़ना क्या क्या है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसा आपको पता है कि ये जो आपका सिलेबस है समावेशी शिक्षा का, ये जो पूरा का पूरा पेपर है आपका सेकेंड पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर का, ये 50 नंबर का है, ये आप सभी लोग जानते हो। और 50 में पूरी कोशिश करनी है कि आप 45, 46, 47, 48 इस तरीके के मार्क्स लेकर के आइए। क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं तो पूरे 50 से 50 तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आप उसके करीब निश्चित रूप से पहुंच जाते हो अगर अच्छे से आपने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, अगर अच्छे से आप दोगे एग्जाम में, अगर अच्छे से आप अपना पूरा 100% दोगे एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आपके जो मार्क्स है वो अच्छे ही आएंगे। और इसीलिए आप इतने मेहनत से पढ़ भी रहे हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी क्लासेस थर्ड सेमेस्टर की कब से कब कब चलती हैं। तो आपके ऐप और यूट्यूब पर सुबह के 11 बजे और शाम को 6 बजे। तो सेम वही टाइमिंग यूट्यूब पर भी है, वही टाइमिंग ऐप पर भी है। 2 सब्जेक्ट आपको पूरे पढ़ने को मिलते हैं यहाँ पर। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको ऐप में ही मिलेंगे। मेरी जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, सिलेबस और डेमो क्लास के बाद आपको सारी क्लासेस ऐप में ही मिलेंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी समस्या हो। ये जो आपका पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी कम से कम 10 सालों का हम देते हैं। राजन सीरीज, पवन सीरीज ऑलरेडी मैंने बताया कि पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। जितना भी क्लास पढ़ाते हैं हम सभी का नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराते हैं। टेस्ट सीरीज हर एक विषय का, चैप्टर के अंत में आपको टेस्ट सीरीज भी कराते हैं हम। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं हमारे ऐप में। और ये जो इतना आप देख रहे हो, ये जैसे ही आप कूपन लगाओगे START, 120 रुपी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काफी कम पैसे में आपको अच्छे से पूरा का पूरा आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा पैकेज हम देते हैं, जिसमें आपको हर चीज मिल जाती है आसानी से। हर एक विषय की कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो मास्टर क्लासेस हो, चाहे वो सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हो, पूरी पीडीएफ देनी हो, या सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स देने हो, ये सब हम आपको अपने ऐप में देते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर ऐप से जुड़िए और ये कॉन्टैक्ट नंबर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो, चाहे आप कॉल कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहे आप मैसेज भी चाहे आप कॉल करिए चाहे आप मैसेज करिए, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप लोगों को कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप थर्ड सेमेस्टर के बारे में इसी नंबर पर कॉल करके हमसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स के बारे में बात हो गई। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो ऐप है अस्तित्व एकेडमी, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये जितनी भी सुविधाएं मैंने बताई हैं ये सब ऑलरेडी आप लोग सुन ही चुके हो, ऑलरेडी मैंने बता ही दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट्स और क्लासेस, ये सब चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेंगी, तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर भी दिख रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। जो पूरा का पूरा सेकंड पेपर है आपका, इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, जैसा कि मैंने कहा कि ये 50 नंबर का पेपर है, 50 मार्क्स का है। अब इन 50 मार्क्स में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो देखिए सबसे पहले ये समावेशी शिक्षा है क्या, ये शब्द कहाँ से आया, समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं, हम सभी अपने आसपास देखते हैं, सभी के सभी बच्चे बिल्कुल सामान्य नहीं होते हैं। किसी बच्चे की बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी की बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है, किसी बच्चे का आप देखते हो किसी बच्चे का विकास सही से नहीं हुआ है, कोई बहुत छोटा रह गया है, कोई बहुत लंबा हो गया, या किसी का एक हाथ नहीं है, किसी बच्चे का एक पैर नहीं है, ठीक है। इस तरीके के बच्चों को आप देखते हो, कोई बच्चा ऐसे बैठ बैठ करके चल रहा है, किसी बच्चे को पोलियो है, तो किसी बच्चे को देखने में समस्या है, मतलब वो देख ही नहीं सकता है सही से, तो वो पढ़ेगा कैसे, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है। तो ये जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, जितनी भी तरीके के अलग अलग बच्चों के अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अक्षमता है, इन सभी अक्षमताओं के बावजूद भी किस तरीके से सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके हम शिक्षा दें, यही है समावेशी शिक्षा। यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कोई भी किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय वर्ग से आता हो, सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है, और सभी बच्चों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, सभी बच्चों को हमें एक ही कक्षा में बैठा करके इसीलिए पढ़ाना भी है, क्योंकि सभी बच्चे क्या हैं, एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, तो समावेशी शिक्षा में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि समावेशन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सामान्य बालकों को अगर छोड़ दिया जाए, सामान्य बालकों को, सामान्य बच्चे यानी कि जिसकी बुद्धि भी ठीक ठाक है, जो बातों को समझ भी लेता है, तो ऐसे बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाएंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार से अक्षम बच्चा हो, दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, या फिर वह बोल नहीं पाता हो सही से, या तो उसके हाथ पैर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, ये सारी की सारी समस्याओं वाले बच्चे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए दृष्टि बाधित एवं वाणी बाधित बच्चे, जैसा मैंने कहा कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते और जो बोल नहीं पाते सही से, इनके बारे में अभी हम एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। फिर है श्रवण बाधित बालक, फिर है मानसिक मंद बालक, अवधारणा परिभाषा पहचान तथा विशेषताएं, फिर है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री विधियां TLM एवं अभिवृत्तियां। तो इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा 7वां चैप्टर है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां एवं ब्रेल लिपि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन या मार्गदर्शन, समावेशी बच्चे हेतु परामर्श की अवधारणा या परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं या विभाग, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, समावेशी बालकों समावेशी शिक्षा
बालकों के या समावेशी बालकों के प्रकार, समावेशी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो समावेशी मतलब समान रूप से सभी बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार है और सभी बच्चों को हमें पढ़ाना भी है। किसी भी प्रकार से जो बच्चा अक्षम है उसको भी हमें पढ़ाना है। तो इसके लिए एक शिक्षक को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है और पूरी कोशिश करनी होती है कि जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है वो हमसे सीख करके ही जाए। अब देखिए, समावेशी बालकों हेतु अवसर, समावेशी बालकों की पहचान तथा अध्यापक की क्या भूमिका है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। तो मेनली दोस्तों, अगर आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, तो शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से सारे बच्चों को वो डील करें और सारे बच्चों को वो सही से जो नॉलेज है या ज्ञान है वो दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। अब देखिए, दूसरा है चैप्टर विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक यानी कि विशिष्ट बालकों की परिभाषाएं, विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं, विशिष्ट बालकों के प्रकार एवं पहचान एवं विशेषताएं। अब देखिए, विशिष्ट बालकों में जैसा मैंने कहा कि सामान्य बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए, जो सामान्य बच्चे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिसकी बुद्धि भी ठीक ठाक है, जो पढ़ाई भी कर लेता है, जो सामान्य काम सारे कर लेता है, वो बच्चा सामान्य है। बाकी ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, जिनको एक ही बार में पढ़ाने पर सारे विषय लर्न हो जाते हैं, जो कि बहुत ही तेज हैं, तो ऐसे बच्चे भी सामान्य बच्चों में नहीं आएंगे, ये विशिष्ट बच्चों में आएंगे, विशेष बच्चों में आएंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चे, इसके अलावा जो किसी प्रकार से अक्षम बच्चे हैं, ये सभी विशिष्ट बच्चे कहलाएंगे और इन्हीं बालकों के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभावान बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। तो बहुत तेज बच्चे और बहुत कमजोर बच्चे, ये बच्चे किस में आएंगे? विशिष्ट बालकों में। यानी कि अगर हम केवल सामान्य बच्चों को अलग कर दें तो सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बालकों में आएंगे। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, तो सामान्य बच्चों को अगर अलग कर दिया जाए तो सारे के सारे बच्चे विशिष्ट हैं, चाहे कोई बहुत तेज हो, चाहे कोई बहुत कमजोर हो, चाहे किसी प्रकार से कोई अक्षम बच्चा हो, आंख से नहीं दिखता, कान से नहीं सुनाई देता, मुंह से नहीं बोल पाता, या हाथ पैर में किसी प्रकार की कोई विकृति है, ये सब बच्चे विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा, अस्थिबाधित बच्चे, अपवंचित बालक, अपवंचित बालकों के प्रकार, पिछड़े बालक, बाल अपराध के कारण, समस्यात्मक बच्चे, समस्यात्मक बच्चों की पहचान, समस्यात्मक बच्चों के लक्षण, समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा। तो समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जो कक्षा में देर से आते हैं, जो शिक्षक की बातों को नहीं मानते, जो गृह कार्य करके नहीं लाते। तो ऐसे बच्चों की एक तरीके से, ऐसे जो बच्चे हैं उनकी किस तरीके से हम पहचान करेंगे, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं और उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे हम करेंगे, इन बच्चों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, चाहे वो पिछड़े बालक हो, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हो, चाहे वो अपवंचित बालक हो। अब ये अपवंचित शब्द क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से हम जानेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे। अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें समाज में जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे बच्चों को हम अपवंचित बच्चे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में, एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लास में। दृष्टि बाधित और वाणी बाधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये समस्या होती है। तो ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते सही से और ऐसे बच्चे जो सही से बोल नहीं पाते, तो दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी किसी बच्चे की थोड़ी सी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो चश्मा लगाने से काम चल जाता है। किसी किसी बच्चे की थोड़ी उससे कम होती है और किसी किसी के एकदम नहीं होती, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं बच्चों के, तो इन सभी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। दृष्टि बाधितों की विशेषताएं, वाणी बाधित वाक दोष बालकों का वर्गीकरण, वाक दोष का अर्थ और वाणी बाधितों की पहचान। तो किस तरीके से हम ऐसे बच्चे जो एक तरीके से सही से बोल नहीं पाते, जो एक तरीके से कह सकते हैं हकलाते हैं,
या तुतलाते हैं, तो ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? हालांकि हम देख करके ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे को बोलने में समस्या है। तो ये सब चीजें हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इन बच्चों की जो कमियां हैं उनको कैसे हम बार बार अभ्यास करा के या किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ये चीज फ्रेंड्स इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में आपके। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है श्रवण बाधित। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। ये सुनने वाली समस्या फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों में होती है। तो देखिए ऐसे बच्चे श्रवण विकलांगता के प्रकार, यानी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ सुन लेते हैं और जिनको कुछ भी नहीं सुनाई देता है। तो ये 3-4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत है, जिनको एकदम दिक्कत है और जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। तो इन सभी बच्चों के लक्षण के बारे में जानेंगे, इनकी पहचान कैसे हम करेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला चैप्टर है 5वां, मानसिक मंद बालक, अवधारणा, परिभाषा, पहचान तथा विशेषताएं। तो ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं ये कौन होते हैं, और धीमी गति से सीखने वाले या मंद बुद्धि बालक की पहचान हम कैसे करेंगे। मानस मंद या मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं, लेखन और अयोग्यता। तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, जो 1 बार 2 बार 3 बार समझाने से भी जल्दी नहीं समझते हैं, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से हम इन बालकों की पहचान करेंगे, किस तरीके से इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनको कहाँ कहाँ समस्या आती है, लिखने में पढ़ने में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनकी बुद्धि लब्धि के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से इन बच्चों की शिक्षा में हम सुधार ला सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। तो देखिए आपने सारे बच्चों के बारे में जान लिया। अब तक चैप्टर नंबर 5 तक आपने सारे बच्चों के बारे में अध्ययन कर लिया। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष वाले बच्चे, मंद बुद्धि वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, इसके अलावा अपवंचित बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, आपने सारे बच्चों के बारे में अध्ययन कर लिया। आपने ये भी जान लिया किस बच्चे की क्या दिक्कत है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको शिक्षा कैसे देंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्लास में ऐसे कौन कौन से टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उन बच्चों की पढ़ाई को हम आसान बना पाए। जैसे कि जो बच्चे देखने में जो असमर्थ है उनके लिए हम ब्रेल लिपि के माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाएं। तो इस तरीके से जिन बच्चों को जो भी समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करके उन बच्चों को पढ़ाएं। तो यही चीज है। तो दृष्टि बाधित छात्रों के लिए परीक्षा विधियां, दृष्टि बाधित बालकों के लिए मानसिक अंक गणित, विशेष विधियां, अभिभावकों की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, अभिवृत्ति, अर्थ और विशेषताएं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है सारे के सारे बच्चों को देखना या सारे बच्चों सारे के सारे बच्चों की जो कमियां हैं उनमें सुधार लाना, बल्कि अगर जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके माता पिता को भी योगदान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला शिक्षक ही नहीं सारी चीजें संभाल पाएगा। पूरा का पूरा योगदान कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो लगभग 17-18 घंटे अपने माँ बाप के पास होता है, केवल 5 से 6 घंटे वो टीचर के पास होता है। तो इस वजह से पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी बनती है कि बच्चों की शिक्षा में वो भी अपना योगदान दे, जो गृह कार्य वगैरह मिलता है उसको बच्चे को सही से वो करवाएं घर पर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभिभावकों की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन बच्चों की हम परीक्षाएं लेते हैं, किस तरीके से इन बच्चों के लिए हम शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टीएलएम सामग्री वगैरह के बारे में इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल और तकनीकी क्या क्या है। तो अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी वास्तविक आयु एवं मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि एवं विचलन बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण और बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम बच्चों का अधिगम यानी कि उन्होंने जितना सीखा है उसको हम कैसे जांच सकते हैं। उसके लिए हम बच्चों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोनों मिला करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या अंतर है और व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार
ये ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो और फिर वही चीज यहाँ पर आपको दे रहा है ये। ठीक है, तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण, बुद्धि परीक्षाओं के उपयोग या बुद्धि परीक्षणों की सीमाएं। तो एक तरीके से जब हम बच्चों का अधिगम जांचेंगे कि उन्होंने सीखा कितना है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो बुद्धि परीक्षण का आएगा, जिसमें हम एक एक बच्चे को बुला करके भी उसकी बुद्धि जांच सकते हैं, या अलग अलग बच्चों को या पूरा ग्रुप बना करके भी बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम स्कूलों में ग्रुप में ही या पूरे क्लास में ही एक ही पेपर दे दिया जाता है और उसी से बच्चों का टेस्ट ले लिया जाता है। लेकिन जो समावेशी बच्चे हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है और इसी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रयोगों का अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं लेकर के इनकी हम बुद्धि की जांच करते हैं या इन्होंने जो सीखा है उसकी जांच करते हैं। अब देखिए, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां और ब्रेल लिपि, जिसके बारे में मैंने बात की आपसे कि मंद बुद्धि बालक एवं शिक्षण विधियां, मानसिक मंदितों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, पिछड़े बालक की शिक्षा, वाणी बाधितों हेतु कक्षा प्रबंधन, दृष्टि बाधितों की शिक्षा के प्रावधान और श्रवण बाधितों की शिक्षा। इन सभी बच्चों की शिक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये आप देखिए जो पूरा चैप्टर दिया है, इसमें देखिए ब्रेल लिपि के बारे में बात की गई है। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके लिए किस तरीके से हम कोशिश करें कि उनको श्रवण यंत्र उपलब्ध करा दें, जिससे बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर सुन पाएगा तो वो पूरा का पूरा पकड़ लेगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। तो इन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर आप देखिए, चाहे वो श्रवण बाधित बच्चे हैं या फिर शिक्षण आदिव विकलांग बालक हैं, सभी के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का हम प्रयोग करें जिससे बच्चों की जो शिक्षा है वो हम आसान बना पाए, सुविधा वंचितों की शिक्षा, ब्रेल लिपि, ब्रेल पठन, तत्परता क्रियाएं, ब्रेल के प्रकार, लिखना सिखाना और ब्रेल से लाभ। तो ये सारी चीजें ऐसे बच्चों के लिए हैं जिन्हें एक तरीके से देखने में समस्या है, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, और जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी हम एक तरीके से यंत्र का प्रयोग करवाएंगे उन बच्चों को, और उन बच्चों के लिए भी हम शिक्षण की व्यवस्था करेंगे जिससे आसानी से वो बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह सीख पाएं। इसके बाद है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन या मार्गदर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चा बहुत तेज है, अगर उस बच्चे को साइड में कर दिया जाए तो लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बच्चा बहुत तेज भी है उसको भी मार्गदर्शन और निर्देशन की जरूरत पड़ती ही है। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको गाइड की जरूरत नहीं है या गाइडेंस की जरूरत नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चों को इसकी जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बच्चों को निर्देशन और परामर्श हम दे सकते हैं कि भविष्य में क्या करना है या अभी क्या जीवन में करना चाह रहे हो आप। कोई बच्चा हताश है, निराश है, तो किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, ये सब काम इसमें होता है फ्रेंड्स। केवल शिक्षक की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे जो बच्चों को मार्गदर्शन और निर्देशन देती हैं, जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में है, जो कि बच्चों को निर्देशन और परामर्श देने का काम करती है ये संस्था। देखिए, निर्देशन का क्या अर्थ है एवं परिभाषाएं। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र, निर्देशन के उद्देश्य, विद्यालयों में निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता, निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं, निर्देशन के प्रकार, विशिष्ट विद्यालयों में निर्देशन व्यवस्था, निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका, विद्यालयों में निर्देशन का उत्तरदायित्व और निर्देशन की सीमाएं। तो पहले हम निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद हम मार्गदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशन का काम मुख्य रूप से शिक्षक का होता है, प्रधानाध्यापक का होता है विद्यालय में, क्योंकि हम कोई भी काम बच्चों से करवाते हैं तो निर्देश दे करके ही करवाते हैं। इसके बाद देखिए, समावेशी बालकों हेतु परामर्श की आवश्यकता। तो परामर्श का अर्थ, परिभाषाएं, परामर्श के उद्देश्य, परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्शदाता के गुण, मार्गदर्शन एवं परामर्श में क्या संबंध है, और परामर्श के रूप या प्रकार, परामर्श की विधियां, निर्देशात्मक परामर्श या अनिर्देशात्मक परामर्श,
इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि परामर्श क्या होता है। जब हमें कोई समस्या आती है हमारे जीवन में, तो हम अलग अलग लोगों से जाकर के गाइडेंस लेते हैं या उनका मार्गदर्शन लेते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि परामर्श क्या है और परामर्श में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, और जिससे हम परामर्श ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, वह क्या क्या हमें सिखा सकता है। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद आगे है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं या विभाग। तो बच्चों को परामर्श में सहयोग देने वाले अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार से जितने भी यहाँ पर आप देखोगे संस्थाएं हैं, लगभग लगभग सभी के बारे में। विद्यालय तो परामर्श बच्चों को देता ही है। अध्यापक की परामर्श से अपेक्षाएं, परामर्शदाता से अपेक्षाएं, अध्यापकों की जो दाता हैं उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं, अभिभावकों की परामर्शदाता से क्या अपेक्षाएं होती हैं, समाज की परामर्शदाता से क्या अपेक्षाएं होती हैं। और परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं में देखिए मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मैंने बात की, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला चिकित्सालय और डाइट, ये सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, प्रमुख विभाग अधिकारी, पर्यवेक्षण के उद्देश्य, निरीक्षण तंत्र, निरीक्षण के प्रकार, निरीक्षण की विधियां, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, बालकों की शिक्षा में समुदाय का महत्व, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का परामर्श में योगदान। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो परामर्श में योगदान देती हैं? विद्यालय तो है ही, इसके अलावा अगर हम बात करें डाइट की, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की, तो ये भी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश भी है, और जिला चिकित्सालय भी इसमें आता है बच्चों को परामर्श या निर्देशन देने में। तो ये जो संस्थाएं हैं इनका नाम याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है। तो शैक्षिक निर्देशन का महत्व, परामर्श का महत्व, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर और निर्देशन एवं परामर्श में से संबंध। तो निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है बच्चों के जीवन में, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो सेकंड पेपर का कंप्लीट देख लिया। अब कल आपको क्लास मिलेगी इसकी पहले चैप्टर की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग जुड़ोगे और उसको देखोगे। और ये पूरा डेमो क्लास होगा जो अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, और इसके बाद सारी क्लासेस मेरी ऐप में आएंगी। ऐप में ऑलरेडी फर्स्ट पेपर पढ़ा के खत्म कर चुकी हूँ मैं, तो आप लोग फर्स्ट पेपर को भी देखिए। और अच्छे से संस्कृत और मैथ की क्लास आपको रोज मिल रही है, तो संस्कृत और मैथ की क्लासेस को भी आप लोग लीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। फ्रेंड्स कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7705954549। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट यूपी टेट सी टेट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इंस्टा आईडी है टारगेट यूपी टेट सी टेट, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा ये हमारा ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप लोग सारे के सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।